हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारे नीट अवतार सीरीज का अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर है। आज ही हो सकता है EM वेव का भी लेक्चर मिल जाए, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिक्स हो जाएगा, क्लास 12 हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो मैंने बोला था नीट अवतार सीरीज कंप्लीट कराऊंगा, तो कंप्लीट कराऊंगा। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लासेस भी चल रहे हैं 4 बजे से 8 बजे से 4 बजे तक। इसके वजह से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहा हूँ, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा सारे चैप्टर्स का, कोई चैप्टर छोड़ूंगा नहीं। नीट IIT JEE जितने क्वेश्चन कराता तो सारे कराऊंगा, ठीक। तो और कल हमारी जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी पहली वीडियो आएगी कल 7 PM पे। टॉपिक होगा स्क्रू गैज और वर्नियर कैलिपर, पहला टॉपिक यही पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ अल्टरनेटिंग कब होती है? जब वो पीरियडिकली अपने डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को चेंज करती रहती है। जैसे पीरियडिकली मतलब क्या होता है? एक टाइम, फिक्स टाइम को, जैसे यहाँ से आ गई फिर इधर से इधर आई, फिर यहाँ से आ गई फिर इधर से इधर आई, तो ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियडिकली। तो जैसे तुमने करंट का जनरल इक्वेशन पढ़ा होगा, I = I0 sin ओमेगा टी, B = V0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। फाई हमारा क्या होता है? कोई भी मतलब किसी एंगल पे उसका फाई लिख देते हैं, ठीक। तो अगर तुमसे एवरेज करंट पूछेगा तो तुम कहोगे I/dt/dt इंटीग्रल कर देना 0 से t तक, 0 से t तक। मतलब कि अगर मान लो कहा 0 से 5 सेकंड तक बता दो I एवरेज, तो तुम यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 5 रखोगे, तो हो जाएगा I/dt/dt इंटीग्रल, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt/dt। IRMS पूछेगा, RMS का मतलब क्या होता है? RMS का मतलब क्या होता है? देखो, रूट मीन स्क्वायर। ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखोगे क्या? IRMS मतलब स्क्वायर पहले करोगे, देखो स्क्वायर कर दिया, फिर मीन करोगे, मीन कर दो, फिर रूट करो, यानी पहले स्क्वायर करो फिर मीन करो फिर रूट करो। IRMS का मतलब ये होता है, स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। तो IRMS का वैल्यू हो जाएगा रूट में I/dt/dt, ये 0 से t तक, 0 से t तक इंटीग्रल मल्टीपल कर दो, रूट में रहेगा, ठीक। VRMS पूछेगा तो इसमें भी वही करोगे, V² dt/dt इंटीग्रल मल्टीपल। समझ में आ गया ना? तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें आ जाएगा। मैंने तुम्हें जनरल स्टार्टिंग से ही बोला हूँ, बस तुम्हें 2 ही चीज़ पढ़नी है इंटीग्रेशन, बेसिक। डिफरेंशिएशन में बस ऊपर वाले 3-4 फार्मूले डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन में ऊपर वाले 3-4 फार्मूले। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, साइन का क्या होगा, कॉस का क्या होगा, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ऊपर वाले 3-4 पढ़ने हैं, बस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, उसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा I एवरेज हो गया, ये IRMS हो गया, VRMS हो गया। हमेशा देखो I0 का मतलब होता है पीक। I0 का मतलब क्या होता है? पीक करंट, पीक करंट या मैक्सिमम करंट। तो ये जो I0 होगा वो ज़्यादा होगा IRMS से, IRMS ज़्यादा होगा I एवरेज से, ये भी याद रखना। और किसी का भी एवरेज तुमको निकालना है तो तुम एरिया अपन टाइम पीरियड कर दोगे तो उसका एवरेज निकल जाता है। जैसे करंट का निकालना है I एवरेज, तो तुम एरिया अपन टाइम पीरियड कर दोगे ग्राफ वगैरह में, तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा प्लस माइनस, देखो साइन थीटा वैल्यू अगर 0 है तो क्या एंगल क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, साइन 0 वैल्यू 0 होता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई, 8 पाई, ये सब अगर होंगे तो साइन थीटा वैल्यू 0 होगा। अगर थीटा वैल्यू π/2 है, 3π/2 है, 5/2 है, तो यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। जैसे साइन π/2 मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू होता है +1, 3π/2 का होता है -1। समझ में आया? ऐसे करके। अब देखो, मान लो कोई साइनसोइडल वेव है, नहीं ऐसे साइनसोइडल वेव है, तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि जो उसका RMS वैल्यू होगा वो होगा I0/√2, और जो एवरेज और मीन वैल्यू होगा वो होगा 200/π। याद रखना इसको, सेमीकंडक्टर में भी बताया था, जिसको याद होगा उसको याद होगा। हो जाएगा I0/√2, ये हो जाएगा 200/π। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है, वहाँ पर भी बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है I0/2 और एवरेज होता है I0/π। फुल वेव का क्या हो जाएगा? I0/√2 होगा, ये हो जाएगा 200/π। तुम एक चीज़ देखना, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज होता है वो I0/π होता है और फुल का होता है 200/π। लेकिन यहाँ पे जब RMS वैल्यू होगी तो ये होता है I0/2, इसका होता है I0/√2, यानी कि साइनसोइडल का जो सेम फार्मूला है वही हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का ही फार्मूला है, जब I0/√2 यहाँ पे ये 200/5, ठीक। अगर ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में दिया है, पीरियडिकली चेंज कर रहा है, तो ये दोनों I0 ही रह जाते हैं, ठीक है। अगर 7 उत है, 7 उत मतलब ऐसे ऐसे जिग-जैग मॉडल में होता है, तो उसमें ये हो जाएगा IRMS हो जाएगा I0/√3 और ये हो जाएगा I0/2 एवरेज। तो इसको थोड़ा याद कर लेना। AC कभी भी गैल्वेनोमीटर अमीटर में नहीं नापा जा सकता, लेकिन DC को भी नाप सकते हैं, ठीक। एक टाइम पीरियड में करंट जो है मैक्सिमम होता है 2 बार, 0 होता है 2 बार, डायरेक्शन चेंज करता है 2 बार, तो इसको ध्यान रखना, ठीक। फेज डिफरेंस अपन 2π इक्वल टू होता है टाइम डिफरेंस अपन टाइम पीरियड। फेज डिफरेंस अपन 2π इज इक्वल टू होता है टाइम डिफरेंस अपन टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला तुम्हें समझ लो वरदान की तरह काम करेगा। कहीं पर भी फेज डिफरेंस दिया है तो वहाँ से तुम टाइम पीरियड निकाल सकते हो, कहीं पर भी टाइम डिफरेंस दिया हुआ है
ठीक है, तो वहाँ से तुम फेज डिफरेंस निकाल सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। जब भी तुम कोई टेस्ट देने जाओ तो वहाँ पे एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर फंसेंगे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे निकालो क्या, फेज डिफरेंस अपन 2 पाई इक्वल टू टाइम डिफरेंस अपन टाइम पीरियड। ठीक है, डीसी मीटर को जब एसी में लगा दोगे ना तो जीरो की रीडिंग दिखाएगा, यानी कि डीसी मीटर को जब एसी में लगाओगे तो 0 की रीडिंग दिखाएगा, लेकिन एसी मीटर को जब लगाओगे ना तो एसी मीटर दोनों में काम करेगा, एसी में भी डीसी में भी। ठीक, जो एसी है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो नियर पीक, जो पीक होगा ना उसके पास में होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जहाँ पे डायरेक्शन, जैसे मान लो एसी यहाँ से गया, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया ना, तो यहाँ पे जो उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम होगी। मिनिमम कहाँ पे होगी, पीक पे। मिनिमम कहाँ पे होगी, पीक पे। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखो आई के, अगर आई मान लो दिया है ए साइन थीटा, इसका मतलब वो है एसी करंट दिया हुआ है, तो आई मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो आरएमएस कितना होगा, दिया ही नहीं है। आई इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, देखो ये भी एसी है, ये भी एसी है, तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई आर एम एस क्या होगा, आर एम एस का मतलब होता है क्या, स्क्वायर करो फिर मीन करो फिर रूट करो, तो स्क्वायर और मीन पर रूट करो तो क्या हो, जैसे ए प्लस बी का मीन क्या होगा, यही तो होगा ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी का मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यही तो होगा। मीन मतलब क्या होता है, सारे को जोड़ को अपन जितना नंबर उतना डिवाइड कर दो। तो यहाँ से अगर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ से आई मैक्सिमम हो जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका आर एम एस निकालोगे तो रूट में ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी साइन थीटा दिया है, तो देखो ए जो है सिंगल टर्म है तो ये हमारा डीसी हो गया, और बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा मतलब पूरा जहाँ पे साइन और कॉस का फंक्शन आएगा वो एसी हो गया ना, तो ये हमारा एसी हो गया। तो आई मैक्सिमम निकालोगे तो फिर ए को जोड़ दो, बी को जोड़ दो, ए प्लस बी हो गया, और आई आर एम एस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे दिया ए आई इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, तो आई मैक्सिमम हो जाएगा ए, और इसके बाहर तुम्हें अगर कभी क्वेश्चन में आएगा भी तो इसके बाहर एकदम 1% चांस है कि कुछ पूछेगा, क्योंकि घुमा फिरा के यही चारों इक्वेशन होते हैं, और इन चारों इक्वेशन का मैंने मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें बता दिया और इन दोनों का आरएमएस बता दिया। ठीक है, इसको याद रखना। फुल साइकिल में साइन थीटा वैल्यू 0 होगा, कॉस थीटा वैल्यू 0 होगा। हाफ साइकिल में साइन थीटा वैल्यू 2 पाई होगा, कॉस थीटा वैल्यू भी 2 पाई होगा। जब वहाँ लिखोगे ना 0 से t ऐसे करके दिया होगा साइन थीटा का, कहेगा 0 से t/2 तक, तो कहोगे 0 से t/2 यानी कि 0 से आधा हुआ ना, यानी कि हाफ साइकिल, यानी हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा 2 पाई, तो उसका आंसर लिख दोगे 2 पाई। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका 1/2 होगा, चाहे हाफ साइकिल हो चाहे फुल साइकिल हो, दोनों केस में साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में क्या होता है, हाफ साइकिल या फुल साइकिल में 1/2 ही होता है। 2 साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी है, तो इसको तुम साइन 2 ओमेगा टी भी लिख सकते हो। फुल साइकिल के लिए 0 होता है, फुल साइकिल के लिए 0 होता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, थोड़ा बहुत जानना चाहिए, क्योंकि बार बार जब इंटीग्रेशन वगैरह करो तो ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ऐसा बात नहीं है कुछ छोड़ दूंगा। तो देखो लिख रहा है और कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो एसी सर्किट इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, तो एसी मीटर को हम लोग जो भी रीडिंग आएगी ना उसको आरएमएस रीडिंग मान लेते हैं। अगर कुछ भी ना लिखा हो, जो भी रीडिंग उससे आती है उसको आरएमएस वैल्यू मान लेते हैं। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, एवरेज 0 हो जाएगी, एवरेज 0 हो जाएगी। पीक कितनी होगी, आई नॉट होगी। आरएमएस कितनी होगी, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा दिया हुआ है। आई टू देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर भी एवरेज क्या होगी 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी पूरा देखना फुल साइकिल के लिए 0 ही होता है। साइन ओमेगा टी देखो फुल साइकिल के लिए क्या होगा 0 होगा साइन थीटा। तो पीक वैल्यू इसकी क्या होगी, देखो आई नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी हो गया ना, इसको इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जो आगे होता है ना वही पीक वैल्यू होती है। तो क्या लिखा है, आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। आरएमएस कितनी हो जाएगी, अगर आई नॉट होता तो आरएमएस होती है आई नॉट बाई रूट 2, अब पहले ही आई नॉट बाई 2 है तो आई नॉट बाई 2 रूट 2 हो जाएगी। समझ में आया ना। और ये साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, तो इसका भी 0 होगा, ये रूट 2 आई नॉट हो जाएगा, आई नॉट ओमेगा। तो ये और ऊपर जो 4 लिखा है वो उसको बस ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन तुम्हारे बन जाएंगे। आरएमएस कुछ भी पूछे, आरएमएस वोल्टेज पूछे, आरएमएस करंट पूछे, कुछ भी पूछे, जो पीक करंट होगा, पीक जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो भी आरएमएस पूछ लिया तो पीक वैल्यू हो जाएगी भी नॉट अपन रूट 2 हो जाएगा, बस ऐसे निकाल देना, ये लिखा हुआ है। एसी का एडवांटेज क्या है, सबसे पहली बात कि चीपर होता है, सस्ता होता है, इजिली कन्वर्टेड टू डीसी, डीसी में इजिली कन्वर्ट कर सकते हो, इजिली इसको कंट्रोल कर सकते हैं चोक कॉइल की मदद से, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको बहुत ही सस्ते कॉस्ट में या लो पावर लॉस में इसको पहुंचा सकते हैं, और ट्रांसफार्मर के हेल्प से इसको स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन कर सकते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट आप आरएलसी देख लो, मान लो कहीं पे केवल रजिस्टर लगाया, कहीं पे एल लगाया, कहीं पे सी लगाया, तो रजिस्टर लगाया तो भी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो समझ में आ रहा है सबको।
आई नॉट क्या होता है, वी बाई आर होता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल टू आई आर, तो आई नॉट इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर। तो ये लिखा है वी नॉट आई नॉट इक्वल टू आर होगा। इसी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। इसी आर को क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। आर को रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, इम्पीडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से पीक करंट है, पीक वोल्टेज यहाँ से निकाल सकते हो, आर रेजिस्टेंस है, ठीक। एल में इंडक्टिव है, इंडक्टिव वाले में बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। इसका मतलब -5/2 का मतलब हुआ -90 डिग्री, यानी कि -90 डिग्री का मतलब हुआ कि जो वोल्टेज है वो करंट से लीड कर रहा है, वोल्टेज करंट से लीड कर रहा है ना। इक्वेशन देख के मालूम चल रहा है साइन ओमेगा टी माइनस 5/2, साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हो गया, 5/2 मतलब 90 डिग्री, यानी कि वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ से वी नॉट आई नॉट इक्वल टू ओमेगा, देखो यहाँ पे एक्सएल इसको बोलेंगे, यहाँ पे आर बोल रहे थे रेजिस्टेंस को, एल के केस में एक्सएल बोलेंगे। एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा वैल्यू हो जाएगा 2πf इंटू एल, आगे बताया हूँ। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, एल इक्वल टू वी नॉट अपन आई नॉट, ये हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटेंस में देखो वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई जो होगा प्लस में आ गया, प्लस में 90 डिग्री, यानी कि आई लीड करेगा, यानी इंडक्टर में लैग कर रहा है, करंट जो हमारा है लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है। और कैपेसिटेंस में हमारा कैपेसिटेंस में करंट लीड कर रहा है, यानी इंडक्टर में वोल्टेज आगे है, करंट सी में, सी देखो सी से क्या होता है, सी फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटेंस, सी फॉर करंट, तो सी कैपेसिटेंस में ये करंट हमारा आगे जाएगा, यानी कि सी फॉर करंट बोल दो, इससे ट्रिक बना लो। तो सी फॉर करंट है यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट हमारा आगे रहेगा, लीड करेगा, ठीक। तो वही है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1/ω/c होता है। एक ही फॉर्मूला बस याद रखो, कोई एक्सएल इक्वल टू ओमेगा, एक्स इक्वल टू 1/ω, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। पहला देखो रेजिस्टेंस वाला केस में आई आर एम एस हो जाएगा ई आर एम एस बाई आर, आई नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई आर, यही ई को हम लोग भी बोल सकते हो, वी आर एम एस बोलो या वी नॉट बाई आर, वही सेम चीज़ है। वोल्टेज और करंट क्या सेम फेज में, यानी वोल्टेज भी इसी फेज में है, करंट भी इसी फेज में है, क्योंकि कोई मतलब 90 डिग्री से लैग लीड थोड़ी ना कर रहा है, सिंपल है, सीधे सीधे। ये हमारा इंड्यूस ईएमएफ निकालोगे इंडक्टर वाले में तो -LdIdt हो जाएगा, वोल्टेज हमारा आगे चल रहा है लीड करंट में, 90 डिग्री चल रहा है। एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल, एक्सएल इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा एल, ओमेगा एल इक्वल टू 2πf एल, ओमेगा वैल्यू क्या होता है 2πf इंटू एल हो जाएगा। 2πf हमारा क्या है, एफ हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एल हमारा क्या है, इंडक्टेंस है। इसका जो यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर होगा, ओम होगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एक्सएल भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ रहा है, यानी कि डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी जो जीरो होती है, तो फ्रीक्वेंसी जब जीरो होगी तो रिएक्टेंस भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इंडक्टर जो है डीसी को कोई भी अपोजिशन, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जीरो है और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इक्वल्स टू क्या एक्सएल है। फ्रीक्वेंसी जब जीरो हो जाएगी तो एक्सएल भी जीरो हो जाएगा। एक्सएल भी मतलब क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस भी है। तो जब ये ही जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, डीसी में कोई अपोजिशन नहीं है, लेकिन ये रेजिस्टेंस किसको ऑफर करेगी, एसी को, एसी को रोकेगी, डीसी को अलाउ करेगी, ठीक। यहाँ से भी नट अपन ये ऊपर बताएंगे। अब देखो ये कैपेसिटी वाला देखो, वोल्टेज लैग कर रहा है, यानी करंट लीड कर रहा है 90 डिग्री से, एक्स इक्वल टू 1/ω, सी इक्वल टू 1/2πfc हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि एक्सी जो है एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एफ कम है तो एक्सी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ अगर एफ ज़्यादा होगा तो एक्सी कम होगी, तो डीसी सर्किट के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी जीरो करोगे तो एक्सी हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक कर देगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर जो है ब्लॉक करेगा किसको, डीसी को, लेकिन कोई भी ऑफर नहीं, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करके एसी को, यानी कि कैपेसिटर अलाउज एसी बट नॉट डीसी, इंडक्टर अलाउज डीसी बट नॉट एसी। ये देखो जीरो फेज में है और ये इसमें वोल्टेज लीड कर रहा था, इसमें वोल्टेज लैग कर रहा था। ये फेजर डायग्राम देख लो, भी आगे है ना यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पे करंट, यहाँ पे देखो भी पीछे हो गया 90 डिग्री। जेड का मतलब इम्पीडेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ जो ग्राफ बनेगी तो कांस्टेंट रहेगा। ये एक्सएल डायरेक्टली पुश टू एफ आ रहा है, ये एक्स इनवर्सली पुश टू 1/f आ रहा है, अभी बताया हूँ, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं है बीच वाले की, ये बता चुका हूँ कैसे कौन किसको ब्लॉक करेगा, ये भी बता चुका हूँ, ठीक। अब आर एल हो गया, आर सी हो गया, यानी कम्बिनेशन हो गया, आर एल का कम्बिनेशन, आर सी का कम्बिनेशन, एल सी का कम्बिनेशन। तो आर एल का कम्बिनेशन में देखो क्या होगा, देखो आर में जो वोल्टेज होगी वी आर होगी, एल में जो वोल्टेज होगी वी एल होगी, तो नेट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर और वी एल का स्क्वायर, क्योंकि यही तो होगी, वी आर इधर जाएगा और वी एल इधर रहेगा, तो ये हो जाएगी वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। फेज डिफरेंस क्या होगा, आर एल सर्किट में हमेशा
वोल्टेज करंट के आगे रहेगा, वोल्टेज लीड करेगा। अभी तो बताया ना कि एल सर्किट, एल जो होता है वोल्टेज करंट से आगे रहता है 90 डिग्री, वही लिखा हुआ है। और इम्पीडेंस जब निकालोगे, इम्पीडेंस जब निकालोगे तो इसका रेजिस्टेंस होगा आर, इसका रेजिस्टेंस होगा एक्सएल, ये तो होगा। तो इसका इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर अंडर रूट में। वही सेम चीज़ है, जैसे वोल्टेज निकालोगे तो डायरेक्ट जोड़ दो, वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। इम्पीडेंस निकालोगे तो देखो आर प्लस एक्स नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, गलत हो जाएगा। लेकिन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर करो तो ये सही है। फेजर डायग्राम ऐसे निकालते हैं। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सएल का स्क्वायर, वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी जेड बढ़ेगी, ग्राफ देख लेना, ठीक। लो फ्रिक्वेंसी पे जेड हमारा आर के बराबर हो जाएगा। लो फ्रिक्वेंसी जब करोगे यहाँ पे एकदम लो फ्रिक्वेंसी करोगे, जेड आर के बराबर हो जाएगा हमारा, जेड इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी पे। वही सेम चीज़ है, इसको देख लेना, ठीक। आरसी में देखो क्या होगा, सेम होगा। आरसी में हमारा वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लैग करिए, वोल्टेज चला जाएगा नीचे, वोल्टेज का डायरेक्शन जो नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर फिर से वी स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर होगा, वोल्टेज लैग करेगा। और जेड का वैल्यू फिर से रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे एक्सएल स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ जेड घटता है, अभी ऊपर बता चुका हूँ, इसका ग्राफ ये बनेगा। और ये छोड़ो, जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा लो फ्रिक्वेंसी पे, हाई पे जेड इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स जीरो हो जाएगा। एलसी में क्या होगा, दोनों आ गया एल और सी। अब ये डिपेंड करेगा कि एल ज़्यादा है कि सी ज़्यादा है। तो देखो बी हमारा एल है क्योंकि 90 डिग्री आगे रहता है करंट से, और बी सी हमारा 90 डिग्री पीछे रहता है। तो इसका ये फेजर बन गया। बी इक्वल टू जो होगा इसमें तो ऐसे कोई फेजर बन नहीं रहा है। देखो बी इक्वल टू इसमें जो होगा या तो बी एल माइनस बी सी होगा या तो बी सी माइनस बी एल होगा। अगर बी एल ज़्यादा है तो बी एल माइनस बी सी होगा, अगर बी सी ज़्यादा है तो बी सी माइनस बी एल होगा। कब, जब एल और सी लगे होंगे। तो यहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा करंट से, अगर एक्स सी ज़्यादा होगा वोल्टेज लीड करेगा करंट से। कब वोल्टेज कब लीड करता है, जब एक्सएल ज़्यादा होता है, एक्सएल ज़्यादा होगा। और जेड का वैल्यूज डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी मोड में। यानी कि कुछ भी मान लो 5 माइनस 8 कर दिए तो -3 आया, तो -3 नहीं 3 लिख दो उसको, वही हमारा जेड का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले ये देख लेना, फ्रिक्वेंसी पहले अगर इंक्रीज करोगे तो जेड पहले डिक्रीज करती है देन इंक्रीज करती है। आगे ये बनाया हूँ ग्राफ, जेड के टू एक्सी, जेड इसको टू एक्सएल, हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी। कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई होता है। इंडक्टर को हम लोग लो पास फिल्टर बोलते हैं क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास कराता है, और कैपेसिटर को हाई पास फिल्टर बोलते हैं क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो एसी के लिए परमिनेबल है लेकिन डीसी को पास नहीं करता है। ठीक है, अभी बता चुका हूँ ऊपर सारी चीज़ें, तो याद रखना इसको। अब देखो एलसीआर, पैरेलल एलसीआर तो हमारे कंसेप्ट में आता नहीं है, बस हमारे पास आता है क्या, सीरीज एलसीआर। ठीक है, तो सीरीज एलसीआर में देखो आर भी है, एल भी है, सी भी है। अब देखो ये इसका ग्राफ आई बनेगा, तो आई के साथ ही बी आर हमारा होता है, ऊपर रहता है बी एल, नीचे रहता है बी सी, तो ये फेजर डायग्राम होगा। अगर बी एल ज़्यादा हुआ बी सी से, अगर बी एल ज़्यादा हुआ बी सी से तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बी एल माइनस बी सी, और हमारा एक हमारा बी आर रहेगा। तो अगर बी सी ज़्यादा हुआ तो हो जाएगा बी सी माइनस बी एल, और एक हमारा ये हो जाएगा बी आर। तो ये दोनों हो जाएंगे। अब भी निकालोगे तो तुमको मालूम था, बीच कर तो अंडर रूट में तुम आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर कर रहे थे, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कर रहे थे। अब तुम्हें क्या करना है, अंडर रूट में आर स्क्वायर बी स्क्वायर टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर करोगे। अभी तक ऊपर सॉरी ये जो तुम कर रहे थे ना, बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी, इसमें तुम देख रहे थे रूट नहीं था, लेकिन इस वाले में सीरीज एलसीआर में तुमको रूट लगाना पड़ेगा वोल्टेज में। यहाँ तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो यहाँ पे देखो, हाँ ये निकाल रहे थे, जब भी निकालोगे ना तब यह आएगा। ये भी स्क्वायर डायरेक्ट लिखा हुआ था, भी निकालते तो क्या आता, रूट में बी स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। यहाँ पर भी देखो जेड का वैल्यू क्या था, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि ये भी स्क्वायर निकाल दिया था डायरेक्ट मैंने तुम्हें। बी स्क्वायर टू रूट में बी आर स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगा, ऊपर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। बी का वैल्यू रूट में बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर ले सकते हो, बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर भी ले सकते हो। अगर बी एल ज़्यादा होगा तो बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर लिखोगे, बी सी ज़्यादा होगा तो बी सी माइनस बी एल का स्क्वायर रखोगे। ठीक है, जेड का वैल्यू फिर लिखोगे क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर था, आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर था, अब लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। एक्सएल कब लगाओगे, जब एक्सएल ज़्यादा होगा, एक्सी कब लगाओगे, जब सी का वैल्यू ज़्यादा होगा। tan फाइव क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर, एक्सएल माइनस एक्सी अपन आर, यानी कि बी एल माइनस बी सी अपन दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई लगाओ। tan फाइव वैल्यू क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी का आर या बी एल माइनस बी सी अपन बी आर। ठीक, इम्पीडेंस ऑफ ट्रायंगल ये हो, देखो एक्सएल माइनस एक्सी यहाँ पर बना दिया इसने। ये हमारा इम्पीडेंस था। एडमिटेंस पूछेगा तो एडमिटेंस को जो हमारा ये था इम्पीडेंस था उसका उल्टा कर दो, 1/z कर दो, एडमिटेंस आ जाएगा। ठीक है, कॉस फाइव का वैल्यू होता है आर बाई जेड, कॉस फाइव का वैल्यू होता है आर बाई जेड, यहाँ पे हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं इसको, आगे बढ़ाऊंगा अभी। तो अगर रेजोनेंस की बात करोगे तो पहला कंडीशन होता है रेजोनेंस का, tan फाइव जो होगा 0 हो जाएगा,
एक्सएल इक्वल टू एक्सी हो जाएगा, बी एल इक्वल टू बी सी हो जाएगा और फाई की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो भी और आई हमारे क्या हो जाएंगे, सेम फेस में हो जाएंगे, ठीक। और जेड मिनिमम इक्वल टू आर हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी पे सीरीज मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस है, तो जेड मिनिमम आर के बराबर हो जाएगा और आई मैक्सिमम भी बाई आर हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल इक्वल टू एक्सी होता है, ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट में एल सी, 1 अपॉन रूट में 1 अपॉन एल सी हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा को रख सकते हो 2 पाई एफ इक्वल टू 1 अपॉन रूट में एल सी, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन 2 पाई रूट में एल सी। तो ये ध्यान रखना और ये ध्यान रखना। यहाँ से तुम इसको ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर था ना, यहाँ पे देखो ओमेगा स्क्वायर, इसको तुम ओमेगा 1 मान लो, डिफरेंट ओमेगा है, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन एल सी भी आता है। अगर डिफरेंट ओमेगा तो डिफरेंट वाले सॉल्व करो, सेम है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन रूट में एल सी। ये हमारा क्या है, इसका ग्राफ बन जाए, ग्राफ देख लेना, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 तो 1 अपॉन एल सी है, लेकिन ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू आर अपॉन एल होता है, इसको बोलते हैं बैंडविड्थ। तुम दोनों कॉन्सेप्ट लगा के भी अगर कभी क्वेश्चन है तो दोनों मिला के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर रेजोनेंस मान लो 100 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी एफ नॉट मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, तो अगर 101 हुआ तो तुमने देखा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो क्या एक्सल बढ़ गया, वो एक्सल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, तो 101 हो गया ना, तो यानी कि एक्सल यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो एक्सल बढ़ गई, यानी कि ये जो हमारा सर्किट होगा वो हमारा क्या हो, इंडक्टिव होगा, ठीक। मान लो 99 हो गई, फ्रीक्वेंसी घट गई, तो फ्रीक्वेंसी कब घटती है, फ्रीक्वेंसी अगर घटती है तो एक्सी बढ़ती है, क्योंकि एक्सी इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, एंड फ्रीक्वेंसी घटाया तो एक्सी बढ़ेगी, यानी कि कौन सा सर्किट होगा, कैपेसिटिव सर्किट होगा, ठीक है। इसका ग्राफ होगा, देखो आई मैक्स बी बाई आर हो जाएगा, आई मैक्स बाई रूट 2 हो जाएगा, F1 हो गया, F नॉट हो गया, F2 हो गया, तुमने F1 पाया तो F1 पे तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो ये क्या इंडक्टिव सर्किट हो गया, इधर गए तुमने फ्रीक्वेंसी घटा दिया तो क्या हो गया, कैपेसिटिव सर्किट हो गया। तो LCR सर्किट का एक खेल था ये, जैसे तुमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, पहले जेड क्या होगा, जेड पहले घटेगा देन इंक्रीज करेगा, ऊपर बता चुका हूँ तुम्हें, जेड पहले घटेगा देन इंक्रीज करेगा, ये ग्राफ, ठीक। और बैंडविड्थ तुम्हें और फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ तो करंट पहले देखो बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले करंट बढ़ेगा देन घटेगा। बैंडविड्थ डेल्टा एफ इक्वल टू होता है F2 माइनस F1, दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो होगा वही हमारा बैंडविड्थ होगा। यहाँ से ओमेगा माइनस ओमेगा 2 इक्वल टू आर बाई एल, ये भी हमारा बैंडविड्थ होता है, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो हमारा आइडिया देता है कि अबाउट एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी लॉस्ट के बारे में। क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपन मैक्सिमम एनर्जी लॉस्ट पर साइकिल में, ठीक है। और ये यूनिटलेस होगा, डायमेंशनलेस होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है शार्पनेस, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। क्यू का वैल्यू होता है एक्सएल बाई आर इक्वल टू एक्सी बाई आर इक्वल टू 2 पाई एफ एल बाई आर। तो यहाँ से तुम लिख सकते हो 1 अपॉन आर रूट में एल बाई सी, 1 अपॉन आर रूट में एल बाई सी, इसको सॉल्व करके। तो ये भी यूज़ कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, और ये एफ नॉट बाई डेल्टा एफ, एफ नॉट हो गया और अपन डेल्टा एफ हो गया बैंडविड्थ, ठीक है। शार्पनेस देखो, जिसकी क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगी उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। शार्पनेस जो होती है डायरेक्टली इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर होगी, डायरेक्टली इक्वल टू मैग्नीफिकेशन फैक्टर होगी। और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो थीटा अपने आप बढ़ेगी, यानी कि क्वालिटी फैक्टर बढ़ेगा, यानी शार्पनेस अपने आप बढ़ेगी। पावर की बात करो, मान लो बी नॉट इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव मतलब क्या कुछ एंगल पे है, तो पावर जो होगा वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। कॉस फाइव हमारा क्या होता है, आर बाई जेड होता है, और ये हमारा होता है पावर फैक्टर। कॉस फाइव क्या होता है, आर बाई जेड होता है, इसका वैल्यू होता है पावर फैक्टर। यहाँ से पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी लिखते हो, पी इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस अपन जेड स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, यानी ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले भी फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा बी आर एम एस ई आर एम एस कॉस फाइव, आई आर एम एस कॉस फाइव, और पावर इक्वल टू ई स्क्वायर आर एम एस अपन आर जेड स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ठीक है। कॉस फाइव तो आर बाई जेड हो गया पावर फैक्टर, लेकिन जो साइन फाइव होता है वो एक्स बाई जेड होता है। एक्स हमारा क्या एक्सएल हो गया, एक्स ई हो गया, कुछ भी हो सकता है, और हमारा जेड, जेड हमारा क्या इम्पीडेंस है, जेड हमारा क्या इम्पीडेंस है। वाटफुल करंट क्या होता है, आई आर एम एस कॉस फाइव, अगर कॉस फाइव का वैल्यू रखा हुआ है आई आर एम एस के साथ तो वाटफुल करंट होगा। वाटलेस क्या होगा, आई आर एम एस साइन फाइव, यानी साइन फाइव वाला जो टर्म होता है वो हमारा क्या होता है, वाटलेस करंट होता है। वाटलेस पावर पूछेगा तो क्या रखोगे, बी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव। अभी हमारा क्या था, ये बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव था, ये हमारा क्या वाटफुल करंट है, वाटफुल करंट है, ये बोल सकते हो इसको क्या, वाटफुल करंट। लेकिन ये जो हमारा साइन फाइव लग गया तो हमारा क्या वाटलेस पावर हो गया। आई है वोल्टेज, भी है फाइव एंगल है इसमें। चोक कॉइल, जो चोक कॉइल होता है वो कंट्रोल करता है एसी को विदाउट एनी पावर लॉस, किसी भी बिना पावर लॉस के चोक कॉइल जो है उसको कंट्रोल करता है। और चोक कॉइल क्या है, एक ऐसा इंडक्टर है जिसका लो रेजिस्टेंस है, यानी कि हाई इंडक्टर है लो रेजिस्टेंस है। अगर किसी चोक कॉइल में जेड डायरेक्टली प्लस टू एक्सएल हो गया, यानी जेड हमारा क्या हो गया एक्सएल के बराबर हो गया। जेड हमारा इंपीडेंस होता है, एक्सएल भी हमारा मतलब रेजिस्टेंस ही होता है इंडक्टेंस का, तो दोनों अगर लगभग बराबर हो गए तो पावर जीरो हो जाएगा, ठीक।
एलसी ऑसिलेशन से क्वेश्चन भी आते हैं। एलसी ऑसिलेशन में एनर्जी कंजर्व करा दो, यूसी प्लस यूएल यानी कि एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इक्वल टू होता है हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपन सी। तो यूसी क्या होता है क्यू स्क्वायर अपन 2 सी, ये होता है हाफ एल आई स्क्वायर इक्वल टू हाफ क्यू नॉट स्क्वायर सी है ना, तो हाफ क्यू नॉट स्क्वायर सी इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये भी दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाला यूज़ कर लो और इसको यूज़ करके अपना सॉल्व कर सकते हो, कोई भी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। यूसी इक्वल टू यूएल इक्वल टू टोटल एनर्जी अपन 2 कर दो। मान लो टोटल एनर्जी दिया है 100, तुमसे पूछा कैपेसिटेंस में एनर्जी कितना होगा, तो 50 होगा, इंडक्टेंस में कितना 50 होगा। आई इक्वल टू ओमेगा क्यू नॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से यानी पीक चार्ज माइनस जो कुछ टाइम टी के बाद चार्ज है उसको घटा दोगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे रूट में, तो हमारा करंट आ जाएगा। अगर पैरेलल में आ गया, दिया रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केसेस में, तो BC हमारा BL के बराबर होगा। पैरेलल की बात ही छोड़, लगभग ऐसे ही जुड़ा होता है, वो ऐसे ही जुड़ा होता है कहीं कहीं पे बैटरी लगा के। तो BC इक्वल टू BL हो जाएगा, तो BC इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान सी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इसको ध्यान रखना, यहाँ से डी आई बाई डी टी जो मैक्सिमम होती है क्यू नॉट बाई एल सी होती है, ये जेमेंस में पूछा जा चुका है, ठीक। और क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होता ही है, क्योंकि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होता है। यहाँ पे एलसी ऑसिलेशन में क्यू का वैल्यू होता है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट डब्ल्यू भी बोल सकते हो, जहाँ पे क्यू नॉट की वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू क्या होगी, इस आई नॉट की वैल्यू क्या है क्यू नॉट डब्ल्यू है, यानी क्यू नॉट डब्ल्यू साइन ओमेगा टी। टाइम T/4 पे 3T/4 पे 5T/4 पे जो एनर्जी स्टोर होगी कंप्लीटली मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। T/8 3T/8 5T/8 पे दोनों जो होगी एनर्जी इक्वल शेड होगी किसमें, एल में और सी में। और T इक्वल टू T/4 पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है कैपेसिटर के, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर में। पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडक्टर, ठीक। ट्रांसफार्मर केवल एसी पे काम करेगा, डीसी पे काम नहीं करेगा, डीसी पे 0 हो जाएगा। इसका प्रिंसिपल क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल है इसका। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लॉस 0 होता है, एफिशिएंसी 100% होती है, फ्लक्स लॉस 0 होता है, लेकिन कोई भी ऐसी अभी तक मशीन नहीं बनी है जो 100% एफिशिएंसी देती हो। इसलिए इसकी प्रैक्टिकली जो होती है पावर जो आउटपुट होगी वो इनपुट से कम होगी, यानी कि एफिशिएंसी इसकी भी लेस देन 100% ही होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल अपन वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल अपन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल इक्वल टू करंट इन प्राइमरी अपन करंट इन सेकेंडरी, इसको बोलते हैं टर्न रेशियो, यानी कि VS अपन VP यानी कि V2 अपन V1 इक्वल टू N2 अपन N1 इक्वल टू I1 अपन I2। बस इसका कम्बिनेशन बना दो, इसका कम्बिनेशन बना दो, इसका कम्बिनेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये टर्न रेशियो बोलते हैं। एफिशिएंसी होता है पावर आउटपुट, कितना आउटपुट दे रहे हो अपन इनपुट पावर इक्वल टू आई स्क्वायर यानी आई सेकेंडरी का स्क्वायर, सेकेंडरी सर्किट में जो करंट है सेकेंडरी वाले कॉइल में इंटू आर अपन VP इंटू IP, यानी प्राइमरी का ही पावर इंटू 100। आउटपुट का पावर क्या होगा, आई स्क्वायर 2 इंटू आर ये सेकेंडरी का, और अपन प्राइमरी का इनपुट क्या होगा VP इंटू IP, यही तो होगा। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप अप में बस पहचान एक ही है कि जो सेकेंडरी कॉइल में जो नंबरिंग होगी ना ज़्यादा होगी कॉइलिंग, तो देखो सेकेंडरी कॉइलिंग में NS ज़्यादा हो जाएगा NP से, और हमको मालूम था V डायरेक्टली पोस्ट टू नंबर ऑफ टर्न था, ऊपर मैंने सेम करा दिया। देखो V जैसे बढ़ रहा था वैसे N भी बढ़ रहा था सेकेंडरी का, तो जैसे NS बढ़ेगा वैसे VS बढ़ जाएगा, यानी कि NS ज़्यादा होगा NP से, VS ज़्यादा होगा VP से, लेकिन IP क्या होगा, ज़्यादा होगा IS से। वही उल्टा कर दो स्टेप डाउन में NP ज़्यादा होगा NS से, VP ज़्यादा होगा VS से, लेकिन ICS ज़्यादा होगा IP से। ट्रांसमिशन कब जो हमारे घर में लाइट वगैरह आती है, ट्रांसमिशन जो होती है वो हाई वोल्टेज लो करंट से होती है बाई स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से, ठीक है। हाई वोल्टेज लो करंट वाली होती है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर से। लॉस इन ट्रांसफार्मर, पहला कॉइल लॉस होता है, दूसरा कोर। एक कॉइलिंग में जो ऐसी कॉइलिंग होती है उसमें लॉस होता है, और एक होता है कोर जो उसका अंदर वाला कोर होता है उसमें लॉस होता है। तो जो कॉइल में लॉस होती है वो कॉपर के लॉसेज होते हैं, जो कोर में होती है आयरन के लॉसेज होते हैं। तो जो कॉइल में कॉपर लॉस होगी वो हीट लॉस होगी, और दूसरा होगी फ्लक्स लॉस। तो हीट लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं थिक वायर का यूज़ करके, और फ्लक्स लॉस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं कपलिंग फैक्टर 1 करके, के का वैल्यू 1 कर दो। आयरन लॉस में हिस्टेरेसिस लॉस भी होता है, एडी करंट लॉस भी होता है। हिस्टेरेसिस को हम लोग लॉस करने के लिए, मतलब कम करने के लिए, हम लोग हाई म्यूआर यानी कि हाई जिसकी म्यूआर की वैल्यू सबसे ज़्यादा उस मटेरियल का यूज़ करते हैं, यानी सॉफ्ट आयरन का हम लोग कोर बनाते हैं, ठीक है। और एडी करंट को लॉस करने के लिए जो कोर है उसको हम लोग लेमिनेट कर देते हैं इसको, तो इससे हमारा हो जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर खत्म। मेडिको होली का भी हमारे चैनल का नाम है। नोट्स PDF टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें मिल जाएंगे, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। मेडिको होली का भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, और ये हमारा प्यारा सा चैनल है। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। शेयर लाइक फॉलो कमेंट और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, और आई एम गारंटिंग फिजिकल केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन तुम्हें नीट अवतार सीरीज के बाहर नहीं मिलेंगे।
नीट वाले दिन मुझसे मिल लेना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो आएगी प्रॉपर, वहाँ तुम्हें दिखेगा कि हाँ भैया सच में बोल रहे थे, उसके बाहर कुछ नहीं आया। और एक चीज़ और बता दूँ तुम्हें, नीट अवतार सीरीज जो मैं करा रहा हूँ, इसके भी बाहर तुम्हें जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ कि इसके बाहर भी तुम्हें एक क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे। थियरी वाले जो बचे हुए PDF उनके मैं जल्दी अपलोड करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था, 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले में बिजी था, तो कराऊँगा। और जो लोगों ने भी डाउट पूछा है, परेशान मत होना, डाउट के रिप्लाई करूँगा। पहली वीडियो जब आ जाएगी ना उसकी, तो सबके डाउट के रिप्लाई में एक बार और पूछूंगा, सब लोग अपने अपने डाउट को मेंशन कर देना, तो वहाँ से मैं फिर से एक बार सबको कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। EM वेब की लेक्चर होगी हमारी, हो सकता है आज ही इसको कंप्लीट करने, छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट लगेगा, इसको भी कंप्लीट कर देंगे, फिर हम लोग सीधे ऑप्टिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर अपना 11th वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।